classes. नमस्कार। अब हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, देखेंगे दो वेक्टर्स को ऐड करने का सिग्निफिकेंस क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर देना और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर देने में एक डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, डिफरेंट है बिल्कुल दोनों। अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने कहा 2 + 3 5, एक सिंपल सी जो एडिशन वाली मैथमेटिक्स होती है। पर वेक्टर क्वांटिटीज में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और एक दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, उन दोनों को हम ऐड करें तो उनका जो एडिशन वाला वेक्टर आएगा, जिसे मेनली हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी 5 हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो 5 से कम भी हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इनफैक्ट एक मिनिमम रेंज से लेके मैक्सिमम रेंज के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि वेक्टर्स को ऐड करने का सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स एग्जैक्टली क्या है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब क्या है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और उसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमसे कहा जाए एक ऑब्जेक्ट है, एक सिस्टम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और उस पर हमने दो फोर्सेस अप्लाई कर दिए। एक फोर्स हमने 3 न्यूटन का लिया और दूसरा फोर्स हमने 4 न्यूटन का लिया। तो एक ऑब्जेक्ट पर जब हम 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड किए जा रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को ऑब्जेक्ट पर लगाने से ऑब्जेक्ट जो नेट एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, उसे ही हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कहेंगे। अब क्या हम अगर कॉमन सेंस से इस बात को सोचें, क्या इतना सफिशिएंट है कहना कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा? तो मेरे हिसाब से ये डेटा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F1, इसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, और ठीक इसके ऑपोजिट हमने एक दूसरा फोर्स अप्लाई कर दिया F2, जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट नेट कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, आप ऐसे ही नॉर्मली कोई भी इंसान देख के बता सकता है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स हम कहेंगे या जो एक्सपीरियंस करेगा ये, वो 1 न्यूटन का होगा। ऑब्वियस फिनोमिनन है। आप एक ऑब्जेक्ट को 4 न्यूटन से इधर खींचेंगे, 3 न्यूटन से इधर खींचेंगे, तो इसका जो मोशन होगा या इसके जो ट्रांसलेशन की टेंडेंसी होगी वो 4 न्यूटन के डायरेक्शन में होगी, और आप कह सकते हैं कि वो फोर्स 1 न्यूटन का एक्सपीरियंस करेगा। इसमें हम एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। अब हम ये जो 3 न्यूटन का फोर्स 4 न्यूटन के ऑपोजिटली डायरेक्टेड था, इसे 4 न्यूटन के पैरेलल कर देते हैं, और फिर से एक ऑब्वियस फिनोमिनन हमारे सामने आ जाता है कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो जो नेट फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, आप उसे आराम से कह सकते हैं 7 न्यूटन। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं, ये समझने के लिए बहुत सफिशिएंट है कि 3 और 4 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर इससे पहले भी ऐड किए जा रहे थे, 3 और 4 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पर अभी भी ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो 7 न्यूटन है, और इसके पहले वाली कंडीशन में जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो 1 न्यूटन है। तो यहां एक बात क्लियर हो गई कि डायरेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना हमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं देता।
अगर हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगाए और नेट फोर्स बताओ और हम उनको सिंपली ऐड कर दें, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट क्या एक्सपीरियंस करेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शंस क्या हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशंस क्या हैं। एक और इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके समझने की कोशिश करें, सेम फोर्स अगर हम इधर अप्लाई कर देते हैं, ऐसा एक इधर एक इधर, मतलब कॉमन शब्दों में कहें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक इधर इधर खींचा 4 न्यूटन से और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उधर ऊपर की तरफ इसको खींचा हमने 3 न्यूटन से, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर हम किसी भी आम आदमी से फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता उससे भी पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि ये इसका जो मूविंग टेंडेंसी होगी, इन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है या नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो और इस कंडीशन में ये जो नेट फोर्स होगा वो 7 या 1 नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड कुछ और ही होगा। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है, ये एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करता है, और इसको हम कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सिस्टम को एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेट कितना रिजल्ट एक्सपीरियंस करता है, उसे ही हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। और क्योंकि ये एक रिजल्ट मिल रहा है हमें, इसलिए मोर प्रिसाइजली इसे हम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। हम चाहे तो एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ। कॉमनली हमने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स देखे होंगे, और नहीं भी देखे तो फिर हम समझ सकते हैं आराम से। एक रिवर है हमारे पास एंड द स्ट्रीम वेलोसिटी और रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब नदी में पानी का बहाव जो है वो इस तरफ है और 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्ट्रीम वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और यहाँ से एक मोटर बोट है जिसका इंजन इसे वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता है, और मोटर बोट का इंजन इसे जो वेलोसिटी प्रोवाइड करता है वो इस रिवर के फ्लो के अगर परपेंडिकुलर रखा जाता है 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये बोट डायरेक्टली यहां से चल के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच पाएगा? अगर ये स्टिल वाटर होता तो डेफिनेटली यहां से यहां पहुंच जाता, लेकिन स्टिल वाटर नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो नेट इफेक्ट आपको इस पूरे फेनोमेनन का मिलेगा, ये बोट आपको इधर जाता हुआ दिखेगा, और ये ठीक बी पॉइंट से थोड़ी दूरी पर कोई बी डैश पॉइंट होगा, वहां पर हमें ये पहुंचा हुआ मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहां भी एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हम एक इफेक्ट देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इस वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये बोट के इंजन ने इसे प्रोवाइड किया है, और ये जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ये रिवर का जो फ्लो है उसके कांटेक्ट में होने की वजह से वो इसने प्रोवाइड किया है। और अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बोट के ऊपर इन दो वेलोसिटीज का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, मतलब ये बोट इन दो वेक्टर क्वांटिटीज के इन्फ्लुएंस में है। तो जो नेट इन्फ्लुएंस होगा, जो नेट रिजल्ट होगा, उस डायरेक्शन में ही बोट का मोशन होगा, और इसलिए ये कहीं इधर हमें मूव करता हुआ दिखता है। तो यहां भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 3 + 4 7 मीटर पर सेकेंड इसकी नेट वेलोसिटी होगी। हाँ, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम बोट की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर रखते हैं, डाउन स्ट्रीम रखते हैं, बोट इधर, इसका मोटर बोट है, ये इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और फ्लो रिवर का जो है वो इस तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली अगर हमसे कहा जाए कि बोट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो मोटा बोट उसे उस तरफ ले जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और जिस प्लेटफॉर्म पर बोट है वो प्लेटफॉर्म भी 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मतलब वो बोट को 3 मीटर पर सेकेंड एक एडिशनल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये स्टिल वाटर होता तो बोट 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा होता, और अगर बोट स्टिल होता, बोट मोटर बोट नहीं होता, ये इसकी इंजन इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, सिर्फ स्ट्रीम वेलोसिटी होती, तो बोट के पास 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन हम ये दोनों चीजें हैं एक साथ कंबाइंड इफेक्ट, तो आपको दिखेगा बोट की जो नेट वेलोसिटी है वो फ्लो के डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकेंड है। और यहां कहा जा सकता है कि 3 और 4 मैग्नीट्यूड वाले दो वेलोसिटीज जब इस बोट के ऊपर सुपर इम्पोज किए गए
तो जो रिजल्ट हमें मिला, जो रिजल्टेंट मिला, जो नेट इफेक्ट मिला, वो 7 मीटर पर सेकेंड मिला। थोड़ा सा फटाफट इसको और चेंज कर लेते। अगर हम बोट की वेलोसिटी, बोट का इंजन इसे वेलोसिटी इस तरफ प्रोवाइड करता, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और स्टीम वेलोसिटी एज इट इज इस तरफ डायरेक्टेड है, तो हमें दिखता कि ये बोट अभी भी इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो 4 मीटर पर सेकेंड से नहीं, वो 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ ट्रैवल करता हुआ हमें मिलता। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना नहीं होता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डायरेक्शन एसोसिएटेड होने की वजह से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन के साथ हमें उनका इफेक्ट इंक्लूड करना पड़ता है और उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में फाइनल बात हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट या फिर किसी सिस्टम को मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटीज के इन्फ्लुएंस में रखा जाए, तो जो रिजल्ट वो एक्सपीरियंस करता है, हम उस रिजल्ट को एडिशन ऑफ दोज वेक्टर्स कह सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो फिर हम क्या करें, कैसे डिसाइड करें। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिलहाल हम 2 वेक्टर्स को ऐड करने की बात करेंगे, और 2 वेक्टर्स को ऐड करने का सिग्निफिकेंस समझेंगे। हम यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्सेस एटसेट्रा, लेकिन सभी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि सभी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है। जिस तरह से हम 2 डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम 2 वेलोसिटीज को ऐड कर सकते हैं, 2 फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, और इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम एक कॉमन रूल डेवलप करेंगे जो हम किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज के लिए इजिली अप्लाई कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के लिए कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले तो दोनों वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड जिन्हें आप ऐड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच का इंक्लिनेशन, मतलब उनका डायरेक्शन। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसको समझने के लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में हम एग्जांपल भी लेंगे और साथ ही साथ एक डेरिवेशन भी हो जाएगा। अगर हम ए पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू करते हैं और स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए हम बी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो ए से बी तक के बीच का ये जो वेक्टर है, इसका जो लेंथ है, वो से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं। आगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ए से बी के बीच में जो वेक्टर है, अगर हम इसके अलोंग ट्रैवल करते हैं तो ए से हम पहुंच जाएंगे बी पर। यहां से अगर हम थीटा एंगल का एक टर्न ले लेते हैं, इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल का हम एक टर्न ले लेते हैं, और एक दूसरे वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग ट्रैवल करते हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं सी। अगर ए से बी तक का जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम p कंसिडर कर लेते हैं, मतलब इस a से b तक का लेंथ p है, b से c तक का लेंथ q है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन हमने टर्न किया था, जो चेंज किया था हमने डायरेक्शन, उसके लिए यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड p एंड q है। फिलहाल हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसिडर किया है, लेकिन क्योंकि सभी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है, इसलिए हम हर 2 वेक्टर के लिए, वो चाहे किसी भी टाइप के वेक्टर्स हों, हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक बात इसमें कंफ्यूजन वाली हो सकती है, हम किसी भी 2 वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते जिनके डायमेंशन सेम हो, हम उन्हें ही ऐड करते हैं। यूनिट डायमेंशन का अपना कॉन्सेप्ट है। तो अब ए से हमने बी तक ट्रैवल किया, फिर बी से हमने थीटा एंगल का टर्न लिया, और हम पहुंच गए सी पॉइंट पर। हमारे पास 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हो गए, एक का मैग्नीट्यूड p है, दूसरे का मैग्नीट्यूड q है। तो रिजल्ट हमें क्या मिला? तो हमें रिजल्ट मिला, हम ए से शुरू कर चुके थे और फाइनली हम सी पर पहुंच गए। तो हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ AC। थोड़ी देर के लिए इस लाइन की लेंथ को हम R मान लेते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स को स्टडी करने के लिए काम आता है। तो AB हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड p है, BC हमारे पास दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड q है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इंक्लिनेशन, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था, वो थीटा है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, डायरेक्शंस के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करना। तो p, q और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी।
तो अगर हम इस बात को जनरलाइज करें तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम किसी ट्रायंगल के दो साइड से दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो तीसरी वाली साइड होती है वो उनका रिजल्टेंट होती है। और डायरेक्शन को थोड़ा सा आप ध्यान से फोकस करेंगे, ए से वेक्टर शुरू हुआ, बी पे फिनिश हो गया, बी से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ, वो सी से फिनिश हो गया। तो पहले वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जिसे टेल कह सकते हैं और दूसरे वाले वेक्टर का हेड, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है वो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। वजह यह है, एडिशन होता है, वजह यह है कि इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके अपने पाथ में ऐड करके हम फाइनली ए से सी तक पहुंच गए हैं। अब रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और साथ ही साथ हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होगा? ए से बी के बीच का जो लेंथ है, बी से सी के बीच का जो लेंथ है वो हमें पता है, तो ए से सी के बीच का जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है वही हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। और इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम सी पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इस परपेंडिकुलर को कहते हैं सी एम। अब इन ट्रायंगल BCM, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो हम BM को लिख सकते हैं, अगर हम यहां cos थीटा अप्लाई करें तो इस एंगल के लिए BM बेस हो गया और CB जो है वो हाइपोटेनियस हो गया, तो हम लिख सकते हैं BM डिवाइडेड बाय CB। और यहां से हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू CB cos थीटा, और CB यहां से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसे हम लिख सकते हैं Q cos थीटा, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और फिर सेम ट्रायंगल में अगर हम साइन अप्लाई कर देते हैं तो साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू CM डिवाइडेड बाय BC, जिसे हम लिख सकते हैं CM डिवाइडेड बाय Q, और फिर से हम यहां पर CM की जगह पर लिख सकते हैं Q साइन थीटा। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। तो टारगेट हमारा क्या है, गोल हमारा क्या है? हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ बताना है। अब अगर हम ट्रायंगल ACM पर फोकस करें, ACM एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो टारगेट है हमारा ए से सी के बीच का लेंथ बताना, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब A से M तक की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है AB प्लस BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। वजह यह है क्योंकि हमें A से B का तो लेंथ पता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है P, साथ ही साथ BM भी हमने पता किया अभी इक्वेशन नंबर 1 में, और CM भी पता कर चुके हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AC रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा R स्क्वायर, AB की जगह पे हम P लिख सकते हैं, इसकी जगह पे Q cos थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। सिंपली हम एक मिनट, ये एक मिस हुआ, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। हम यहाँ लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा मिस हो गया था। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से हम Q स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने के बाद हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता ही है। इसको नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। फिर से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिराइव्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, दिस equation, this formula to calculate the magnitude is applicable for all type of vectors, whether they be force, velocity, acceleration, etc. इसे हमें magnitude पता चल जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो सेम टाइप के वेक्टर्स ऐड करने का मतलब सेम डायमेंशन के वेक्टर्स ऐड करना होता है। मतलब हम फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो अब दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा एक वेक्टर होती है, और ऑब्वियस है, सिग्निफिकेंस है उसका, स्केलर मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। और वो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, उसको हम समराइज करने वाले हैं फिलहाल। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करें? तो डायरेक्शन को लेके स्टूडेंट्स के मन में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, डायरेक्शन क्या होता है, कैसे पता करते हैं? तो डायरेक्शन के लिए कोई ना कोई रेफरेंस होता है। जैसे हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना रखे हैं, हम उनके रेफरेंस में डायरेक्शन बता सकते हैं। चाहे वो वेक्टर का डायरेक्शन हो या जनरल लाइफ में भी यूज होने वाले डायरेक्शंस को भी हम एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं। या फिर हमारे पास फिजिक्स में एक्स वाई जेड एक्सेस का फ्रेम होता है जिसमें हम डायरेक्शन बता सकते हैं, या फिर हम एंगल से भी डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर आपको एक वेक्टर या एक लाइन पता है तो अगर आप उससे कह देते हैं कि इतने एंगल पर दूसरी वाली लाइन है या दूसरा वाला वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन प्रिसाइजली पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसमें ही समझ लेते हैं। जैसे हमें बताना हो रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा कुछ नहीं है, अगर हमें P का डायरेक्शन पता है तो P के रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारा मिला वो P वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। थोड़ी देर के लिए हम इसे अल्फा मान लेते हैं। अगर आप Q को रेफरेंस लेते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि Q के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो डेफिनेटली आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा बीटा। कल हमने एंगल के बारे में बात कर ही लिया था। टेल टू टेल या हेड टू हेड के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। दो वेक्टर्स के बीच के डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है छोटा स्मॉलर, उसे हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहते हैं। तो कुल मिला के रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें जरूरत है एंगल की। तो कैसे हम एंगल पता करेंगे? ऑब्वियस है, ट्रायंगल से जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें ही हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। tan alpha must be equal to perpendicular divided by base which will become am, और cm की जगह पर हम लिख सकते हैं q sin थीटा, और am की जगह पर लिखा जा सकता है p plus bm, और bm की जगह पर लिखा जा सकता है q cos थीटा। अगर हमें बीटा बताना हो, क्यू के साथ एंगल बताना हो, तो यही वाला कंस्ट्रक्शन हमें इधर प्रोसीड करना पड़ेगा। उसे करने की जरूरत नहीं है, खुद ही पता लग जाएगा। जैसे अगर आप इस सिमेट्रिकल इक्वेशन को देखें तो अगर आप tan अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने न्यूमरेटर में लिखा q sin थीटा। बिल्कुल वैसे अगर हम tan बीटा मतलब r और q के बीच में एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे tan बीटा इज इक्वल टू p sin थीटा, क्योंकि हम एंगल Q के साथ कैलकुलेट करें, इसलिए न्यूमरेटर में इस बार कौन रहेगा? P sin थीटा। और अगर P sin थीटा न्यूमरेटर में होता है तो डिनोमिनेटर में P cos थीटा हो जाता है, और प्लस में हम यहाँ पे लिख देते हैं Q। कॉमन सेंस का यूज करके आप इन दोनों फॉर्मूले में सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं और दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का उन दोनों के साथ इंडिविजुअल एंगल कैलकुलेट करना भी समझ सकते हैं। क्योंकि एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर हम दो साइड्स को, ट्रायंगल के दो साइड से दो डिफरेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें और उनके बीच का एंगल हमें पता हो, तो जो तीसरा वाला साइड होता है वो उनका रिजल्टेंट होता है, वो उनका एडिशन होता है, और इसलिए इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। When two sides of a triangle are represented by two vectors, then third side will represent the resultant, providing the sequence of direction must remain as shown in the figure. Vector A से B तक स्टार्ट हुआ, B पे जहाँ पे इसका हेड है वहाँ से इसका टेल शुरू हुआ, जहाँ पे, और फिर इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है वो इनका रिजल्टेंट होता है। तो इसे हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अभी भी हमने बात करी। ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको इधर फोर्स अप्लाई करो F1, इस पर इधर फोर्स अप्लाई करो F2, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो इनका एडिशन होगा, वो इनके बीच में यहाँ कहीं हो सकता है।
तो हम इसको भी रिलेट करेंगे और इसके लिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और हमें एक छोटा सा नया रूल मिलेगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए वेक्टर में भी कोई चेंज नहीं आता। तो इस फेनोमेनन का हम अगर यूज करें इस ट्रायंगुलर लॉ में, अभी अभी जैसा हमने बनाया था, ये हमारे पास p मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, हमने यहाँ पर एक q मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लिया, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये इनका रिजल्टेंट था। इनका रिजल्टेंट ये है r, जो इधर अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड था, यहाँ पे बीटा था। अब हम एक काम करते हैं, q को इसके पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, मतलब यहां से उठा के अगर हम इसको यहां पे बनाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये ऐसा मिला हमें थीटा एंगल पे। क्योंकि हमने पैरेलल शिफ्ट किया है इसलिए एंगल में कोई चेंज नहीं आया। और अगर हम इसके सिमेट्रिकल एक लाइन यूं ड्रॉ कर दें और जो Q जहां पे पहले लोकेटेड था उसे भी हम ऐसे डॉटेड लाइन से बना लें, तो Q यहां ड्रॉ किया गया है और यहां ड्रॉ किया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब रिजल्टेंट तो सेम रहेगा ना, अगर Q यहाँ पे प्लॉटेड है और P यहाँ पे, तो भी हमने बात करी कि ये रिजल्टेंट है। अगर हम इस Q को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके रिजल्टेंट पर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो और पड़ता भी नहीं है, बिल्कुल होता भी वैसा ही है। तो अगर दोनों वेक्टर्स को हम एक ही पॉइंट से बनाए तो ये एक पैरेललोग्राम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका में हमें मिलता है कि अगर दो वेक्टर्स को हम टेल टू टेल आपस में कनेक्ट कर दें और सिमेट्रिकली एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो उन दोनों वेक्टर्स के टेल्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताएगा, उसे रिप्रेजेंट करेगा। डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, सेम आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, सब कुछ वही फिर से फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्टेंट और P के बीच में एंगल यहाँ पे अल्फा है, तो इधर वाला एंगल आप बीटा कह सकते हैं। मतलब आप दो वेक्टर्स को रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोनों केसेस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनली मैं फिर से समराइज कर देता हूँ, p² + q² + 2pq cos थीटा। इससे तो हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड और हम tan अल्फा, मतलब रिजल्टेंट का अगर हम P के साथ एंगल अल्फा कंसिडर करते हैं तो P के साथ एंगल अगर आप जानना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में आपको Q लिखना पड़ेगा। Q sin थीटा न्यूमरेटर में रहता है, न्यूमरेटर में Q sin थीटा आया है तो डिनोमिनेटर में Q cos थीटा आ जाएगा और प्लस यहाँ पे P कर देंगे आप। इनिशियली आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है Q P sin थीटा। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं मिलता हमें। आराम से आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आप इन तीनों फॉर्मूले से अक्वेंटेड हो जाएंगे और क्वेश्चंस में इनका इजीली यूज कर पाएंगे। तो ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने की बात हो गई और ये हमारे लिए डायरेक्शन कैलकुलेट करने की बात हो गई। तो एक डेरिवेशन था। फंडामेंटली हमें मेनली इन दोनों पे फोकस करना है और इन पे फोकस करना है, क्योंकि फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच से पहले हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिन्हें देख के आपको बस ये आइडिया लगाना है कि कौन सा वेक्टर किसका रिजल्टेंट है। तो 2-4 फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर A, ये हमारे पास एक वेक्टर है B और ये हमारे पास एक वेक्टर है C। एक एग्जांपल ये है, एक और ले लेते हैं। ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर C और ये है वेक्टर A। ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर C, ये है वेक्टर A। अगर हमसे इन तीनों एग्जाम्पल में बताने के लिए कहा जाए कि कौन कौन से दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और कौन सा उनका रिजल्टेंट हो सकता है, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
आप देखो यहाँ से एक वेक्टर शुरू हुआ, यहाँ पे इसका हेड है, यहाँ से फिर दूसरे वाले का टेल शुरू होता है, फिर फाइनली यहाँ पे हेड है, मतलब और इसके टेल को और इसके हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट होता है। तो जो ट्रायंगुलर लॉ हमने अप्लाई किया था, आप उसे देख के इजिली बता सकते हैं कौन सा वेक्टर किसका रिजल्टेंट है, और इस हिसाब से ए और बी ऐड हो रहे हैं और सी इनका रिजल्टेंट है, तो हम लिखेंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और तब आपको रिजल्टेंट यहाँ पे सी मिल रहा है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये उन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है, और इसलिए आप देखेंगे जो बीच में है वही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो डायग्राम देख के, ओरिएंटेशन देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और कौन सा उनका रिजल्टेंट है। वेक्टर्स के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है, हम उस बारे में भी बात करेंगे, और उसकी शुरुआत करने से पहले हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ चुके हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से दोनों वेक्टर्स का जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अलग अलग आएगा, और ये इक्वेशन भी हमें यही बता रहा है। अब हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट पी क्यू और उनके बीच में एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। अगर आप P और Q का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं और सेम दो वेक्टर्स P और Q मैग्नीट्यूड वालों को अलग अलग एंगल पर ऐड करते हैं, तो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आने वाला है। जब ये cos थीटा मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस है सारी चीजें फिक्स्ड हैं, जब ये बढ़ता जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब ये क्वांटिटी मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिनिमम होगा। तो cos थीटा के बारे में एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो सबको पता है। cos थीटा का मिनिमम मैग्नीट्यूड -1 होता है, cos थीटा हमेशा -1 से इक्वल है, उससे ज्यादा हो सकता है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 से -1 के बीच में ये होता है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180, क्योंकि हम 0 से 180 के बीच की बात करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 से 180 के लिए है हमारे पास, और cos 90 होता है 0। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 है और 1 से ज्यादा cos हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और कब होती है? जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, और दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो। तो यहां से कुछ बातें हम समराइज कर सकते हैं कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑब्वियस है। अगर आप यहाँ पे 1, अभी तो cos थीटा है, अगर इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की जगह पे हमने 1 पुट कर ही दिया, और ये p प्लस q का होल स्क्वायर है, रूट है बाहर, और इसलिए फाइनली आपको मिलने वाला है यहाँ से p प्लस q। इससे हमें ये पता चलता है कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड p प्लस q होता है। यहाँ पे हम नोटेशन में भी एक थोड़ा सा चेंज करके सेम बात को लिख सकते हैं दोबारा। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसा कि हमने जैसा नॉर्मल स्केलर एडिशन में हम देखते हैं 2 + 3 5, 3 + 4 7, ऐसा हम वेक्टर्स में कर सकते हैं, लेकिन कब? जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। उसके अलावा हम किसी और केस में डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते। तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो गया। जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मिनिमम होगी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम माना जाएगा। ऑब्वियसली cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1, और ये कब होता है? 180 डिग्री के केस के लिए। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलने वाला है, फॉर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री cos 180 -1, और फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमम हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री
जैसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कहते थे, cos थीटा cos 180 -1 होता है, और हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो रिजल्टेंट हमें मिनिमम मिलेगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से कम हो ही नहीं सकती। और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, इसे सिंप्लीफाई करें तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन गया। इसे हम लिख सकते हैं मिनिमम मैग्नीट्यूड p माइनस क्यू, या फिर इसे q माइनस पी का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो बड़ा होगा उसके मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले को माइनस कर सकते हैं। तो मिनिमम ये हमारे पास q माइनस पी भी हो सकता है, और इसे मैथमेटिकली लिखने का एक और तरीका हो सकता है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज मॉड ऑफ p माइनस मॉड ऑफ q, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हम एक कॉमन मॉड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ये हमें मिनिमम मैग्नीट्यूड पता चल गया। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम 180 डिग्री के लिए होता है, और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। मतलब दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, जो एडिशन है वेक्टर्स का रिजल्टेंट, वो उनके मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। कौन सी कंडीशन में? जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, ऑपोजिटली डायरेक्टेड हो, या फिर उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। कॉपी कर सकते हैं फटाफट। एक तीसरा केस कंसिडर कर लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है आने वाले चैप्टर्स में वेक्टर्स की कैलकुलेशन में। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की अगर बात करें, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और ऐसी कंडीशन में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 हो गया। ये मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कोई भी मैग्नीट्यूड आपको मिल सकता है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात आप नोट कर सकते हैं कि ये पाइथागोरस को फॉलो करता है। ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इन सब का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी है, वो हम जब डिटेल लेक्चर की बात करेंगे तो उनमें हम चीज़ों को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए ये सफिशिएंट है, 90 डिग्री की कंडीशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं रूल। तो इन चीज़ों को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन से बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है डेफिनेटली, और छोटा होता है उनके मैग्नीट्यूड के एडिशन के। 180, 0 डिग्री और 0 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी कंडीशंस में रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में आएगा, और 90 डिग्री के केस में आप पाइथागोरस का यूज करके दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से हम 90 डिग्री पे फोकस करेंगे, एक और रिजल्ट इसमें लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला वही रिजल्ट है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। 90 डिग्री के बारे में एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर वेक्टर हमारे पास p है, जिसका मैग्नीट्यूड p है, और एक दूसरा वेक्टर हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हम q मान लेते हैं, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये रिजल्टेंट है। अब हम इसके एंगल की बात कर लेते हैं अल्फा, और इधर वाले एंगल को हम मान लेते हैं बीटा। फॉर्मूला जो हमारे पास था उसे हम फटाफट अप्लाई कर देते हैं। tan अल्फा, रिजल्टेंट का हम p के साथ एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हम q के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे, फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच इज साइन 90 डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 1 होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं q मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय p प्लस q मल्टीप्लाइड बाय 0, और यहाँ से हमें मिलेगा q डिवाइडेड बाय p। मतलब बार बार आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में आपको रिजल्टेंट का p के साथ एंगल बताना है, इधर वाला एंगल बताना है, न्यूमरेटर में q को लिख दो, और अगर इधर वाला एंगल बताना है तो न्यूमरेटर में p को लिख दो, ऑब्वियसली सिमेट्रिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। तो यहाँ से हम tan बीटा मतलब p और रिजल्टेंट और q के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं, और इसलिए हम न्यूमरेटर में लिखेंगे p डिवाइडेड बाय q। मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमने अभी अभी लिखा ही था, फिर से लिख देता हूँ मैं। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है ये आने वाले चैप्टर्स में, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ डायरेक्शन। और हम इसके कुछ फंडामेंटल एग्जांपल्स देखेंगे, स्पेशल केसेस देखेंगे, और आगे प्रोसीड करेंगे। हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इन बातों को रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।